हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया, मैं भी एकदम मौज में। बच्चों, हम लोग करने वाले हैं कोस्टिंग का एमटीपी 2 सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए। इससे पहले कोस्टिंग का एमटीपी 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आरटीपी अपलोड कर चुके हैं, एफएम का आरटीपी एमटीपी दोनों अपलोड हो चुके हैं जी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आईसीआई का जो एमटीपी का सॉल्यूशन है उसमें रॉन्ग है। तो मैं इंस्टीड ऑफ रॉन्ग सॉल्यूशन को मैच करवाने, क्योंकि एक जगह पे गलतियां नहीं है, दो तीन जगह पे गलतियां हैं और जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन बदला हुआ है। तो मैं एक जगह पे गलती दिखाने की जगह दो जगह पे गलती, तीन जगह पे गलती, मैं जो सही सॉल्यूशन है वो बता देता हूँ, जिससे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है उसका आइडिया रहे। मिस्टर विकास एक इंपोर्टर है। इंडिया के अंदर स्कीम चल रही है मेड इन इंडिया, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटी 80% वापस मिल जाएगी आपको। तो जितनी भी ड्यूटी लगेगी उसका 80% वापस मिल जाएगा। विकास ने डिसाइड किया है कि वो श्रीलंका से सामान मंगवाएगा और दो मटेरियल वो वहां से खरीद रहा है। एक है एक्सजेंड का और एक है जेंगा। तो मैं मटेरियल 1 और 2 बोलूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत वाली बात है। श्रीलंकन रुपीज में डिटेल दी है। मटेरियल 1 और मटेरियल 2 12,000 और 8,000 यूनिट इन्होंने लिए हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर कंटेनर कॉस्ट आ गई, फ्रेट अप टू लोडिंग शिपमेंट ऑन शिप। जो श्रीलंकन एक्सपोर्ट है वहां तक के शिप पर वो पूरा का पूरा अपलोड करके भेजेगा। पेड बाई एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने पे किया है पर ये पैसा वो हमारे ऊपर ही चार्ज करेगा, हमें उसको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। तो सप्लायर ने अपने मटेरियल की कीमत बता दी, कंटेनर की कॉस्ट जोड़ दी और वहां पर उसने फ्रेट की कॉस्ट जोड़ दी, फ्री ऑन बोर्ड हो गया। इसके बाद में फिर ओशियन का फ्रेट लगेगा, वो डॉलर्स में है। इंश्योरेंस लगेगा, वो डॉलर्स में। इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास आती है सी आई एफ वैल्यू, एफ ओ बी प्लस ये दोनों खर्चे। यहां पर नीचे दिया गया है सी आई एफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इंक्लूड्स एफ ओ बी, इसमें एफ ओ बी को लेना है और इंश्योरेंस और ओशियन फ्रेट को जोड़ देना है। तो एफ ओ बी के अंदर ओशियन फ्रेट और इंश्योरेंस को जोड़ दिया जाएगा इन दोनों को, और सी आई एफ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब मैं इन सबको इंडियन रुपी में पहले कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको। तो यहां पर क्वेश्चन ने एक्सचेंज रेट दिए हैं। 1 INR इक्व टू 0.25 SLR, ये गलत लिखा हुआ है। बेसिकली 1 INR इक्व टू 4 SLR है, श्रीलंकन रुपी। इंडियन एक रुपी में 4 श्रीलंकन रुपी आएंगे, या फिर एक श्रीलंकन रुपी इंडिया के 25 पैसे के बराबर है। आईएनआर का मतलब इंडियन रुपी है, तो ये यहां पर गलत इन्होंने लिखा हुआ है, ये एरर है। एक यूएस डॉलर 75 आईएनआर के बराबर है, ये ठीक लिखा हुआ है। आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है। कंटेनर 38,000 रुपए में वापस हो जाएंगे। इन्होंने ब्रोकर से सामान खरीदा है। इंडियन ब्रोकर 6%, श्रीलंकन ब्रोकर 12%, दोनों मिलाकर 18% कमीशन चार्ज करेंगे। ये जो कमीशन चार्ज होगा ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर ये दी हुई है, इसके ऊपर कमीशन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में जो डिटेल दी है वो पढ़ते हैं। शिपमेंट इंडिया पहुंचा चेन्नई पोर्ट पर। तो विकास को बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी पेमेंट के लिए जाना है, जो एक्सपोर्टर को पेमेंट होनी है। उसके पास कैश क्रंच था, इसलिए वो सामान अपना नहीं उठा पाया, जिसकी 15,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। पेनल्टी एबनॉर्मल आइटम है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। इसके बाद में 1 महीने के बाद उसने बीओई क्लियर कर दिया। वहां पर उसे 20% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी सी आई एफ वैल्यू के ऊपर, कस्टम ड्यूटी। और आईजीएसटी 18% लग गया, कंबाइंड वैल्यू सीआईएफ एंड कस्टम ड्यूटी पेड पर। तो कस्टम ड्यूटी और सीआईएफ को जोड़ेंगे, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। इसके बाद 12,500 उसने चेन्नई से अपनी फैक्ट्री तक मंगवाने के लिए फ्रेट और दिया। आगे कह रहे हैं एन इंस्पेक्शन वॉज डन ऑन द गुड्स एंड इट वॉज फाउंड 5% ऑफ द गुड्स वर ब्रोकन, 5% गुड्स टूटे हुए मिले। दिस केम टू मैनेजमेंट एज अ सरप्राइज, पर मैनेजमेंट सरप्राइज है, बिकॉज जनरली सच रेट ऑफ डिफेक्ट ऑन इम्पोर्ट इज 8%, क्योंकि जनरली 8% का डिफेक्ट होता है। तो जो जनरली डिफेक्ट होता है वो बेसिकली हमारा नॉर्मल लॉस बनेगा। तो नॉर्मल लॉस हमारा 8% होगा। 5% का इस बार लॉस हुआ है, तो इसका मतलब हमें 3% का एबनॉर्मल गेन होगा। यहां भी आईसीआई ने गलती करी हुई है, उसने 5% को नॉर्मल लॉस लिया, नॉर्मल लॉस जनरल लॉस वाला होता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद इन्होंने एक एक करके चीजें पूछी हैं, मैं आपको उनके सही आंसर बता रहा हूँ कैसे आएंगे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाई विकास, विकास के पास शिपमेंट की कॉस्ट कितनी बैठेगी, आ जाइए। देखिए, ये जितना भी खर्चा है यहां से यहां तक का 3550, पहले हम इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडियन रुपी में आ जाएगा। तो ये आ गया 35,50,000 मल्टीप्लाई बाई 0.25,
8,87,500 ये FOB आ गया, फ्री ऑन बोर्ड इंडियन रुपी में। इसके बाद में ओशन फ्रेट और इंश्योरेंस 2000 और $1500 है, तो ये 75 रुपए से मल्टीप्लाई होना है। तो 3500 मल्टीप्लाई बाई 75, 2,62,500 रुपए ये हो गए। INR में कन्वर्ट करके हमें करना है 262,500। ये हमारे पास हो गई CIF वैल्यू 887,500 प्लस 262,500, 11,50,000। ये CIF वैल्यू हुई इंडियन रुपी में। ICI ने क्या गलती करी है, इसको 11 लाख रुपए लिया है, वो 50,000 रुपए उन्होंने कम जोड़े, एक मिस्टेक ही है। तो मैं ICI वाले सॉल्यूशन को देख ही नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि सही आंसर क्या है। ठीक है, इसके बाद में इसमें जुड़ेगी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगेगी 20% ऑन CIF। यहां पर बोला हुआ है CIF पे 20% लगा देना, लगा दीजिए। इसका 20% आ गया 2,30,000 रुपए, जिसका 80% आपको अभी बाद में रिफंड मिल जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अब 11,50,000 और 230 ये हो गया 13,80,000 रुपए। इसके बाद में IGST लगेगा। IGST है 18%, जो कंबाइंड वैल्यू CIF एंड कस्टम ड्यूटी और CIF दोनों को जोड़कर 18% लगाना है। ठीक है जी, 18% हमारे यहाँ पर आ गया। इसका 18% ये हो गया 248,400। अब ये वैल्यू हो गई 1380 प्लस दिस 1628,400। ये जो IGST है, क्वेश्चन ने बोला है IGST का क्रेडिट अवेलेबल है, तो इसका क्रेडिट अवेलेबल है, ITC अवेलेबल है, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अभी पहले जोड़ के बता रहा हूं आपको सारे क्या क्या रुपए हैं। इसके बाद में इसने 12,500 रुपए अपने यहां तक लाने के लिए खर्च करे हैं, और कमीशन दिया है 18% फैक्ट्री कॉस्ट पर। ठीक है जी, तो यहां पर 16,28,400, इसमें 12,500 इसने और खर्च करे, और कमीशन दिया है 18% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कॉस्ट यहां पर 23 लाख रुपए, तो वो 33 लाख का मैं इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके बता रहा हूं फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 8,25,000। ठीक है जी, 8,25 हो गया। ये आ गया जी 8,25,000 का 18% कमीशन, 1,48,500। ठीक है, अब ये हमारे पास 1,48,500, 12,500, 16,28,400, 17,89,400 हो गया। ये टोटल है। ठीक है जी, अब हम एक एक करके बात करेंगे। मैंने सारी अमाउंट बदल के लिख दी है, और जुड़कर टोटल लास्ट तक कितना है वो बता दिया आपको। कस्ट जो पेनल्टी है वो एबनॉर्मल है, वो नहीं आएगी। सबसे पहले पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट विकास के लिए कितनी है, तो विकास के लिए कॉस्ट कितनी है जरा देखिए। विकास के लिए जो FOB है यहां तक का, इसमें जो कंटेनर की कॉस्ट है, क्वेश्चन ने बोला है कंटेनर 38,000 रुपए में वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब FOB 887,500 में 38,000 कंटेनर के पैसे वापस मिल जाएंगे, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद ओशियन फ्रेट और इंश्योरेंस 262,500 वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कस्टम ड्यूटी लगी है 2,30,000 रुपए, जिसमें से 80% रिफंड मिलना है, तो 2,30,000 का सिर्फ 20% ही कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, बाकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा ही नहीं। 2,30 का 20%। ICI ने इसको भी गलत निकाला है, इसको 44,000 रुपए निकाला है उसने। इसके बाद में IGST का क्रेडिट अवेलेबल है, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं। इसके बाद 12,500 का आपने फ्रेट दिया है, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कमीशन दिया है 1,48,500, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये हमारी शिपमेंट की कॉस्ट आएगी। इसमें मैंने क्या लिया है, FOB उठाई जितनी भी जोड़ा था, 38,000 कंटेनर के वापस मिल गए, वो माइनस कर दिए। फिर कमीशन और जो फ्रेट था वो जोड़ दिया। कस्टम ड्यूटी जो हमें देनी ही पड़ेगी, 2,30,000 में से 80% तो रिफंड आ जाएगा, 20% देनी पड़ेगी, वो लिख ली मैंने 46,000। 12,500 का फ्रेट ले लिया और कमीशन ले लिया, तो 887,500 माइनस 38,000 रुपये प्लस 262,500 प्लस 46,000 प्लस 12,500 प्लस 1,48,500, ये हमारे पास 13,19,000 रुपए का शिपमेंट कॉस्ट बनेगी। ICI ने इसको गलत कर दिया है, तो 13,19,000 कोई आंसर ही नहीं है, सही आंसर है 13,19,000। ICI ने गलती क्या की है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ICI ने CIF 11 लाख रुपए लिया है, जबकि CIF क्लियर लिखा है FOB में इंश्योरेंस और फ्रेट जोड़ना है। वो जोड़ने के बाद में CIF वैल्यू 11,50 है, तो 11 लाख की जगह जो 11,50 की जगह जो 11 लाख ले ली,
उसकी वजह से कस्टम ड्यूटी भी बिगड़ गई, और कस्टम ड्यूटी इन्होंने लगा दी 11 लाख पे 220, तो 220 हो गया, 10,000 का फर्क तो वहां पर आ गया। उसका 80% निकालते हुए 44,000 रुपये ले लिया, जबकि 46,000 आएगा। उसके अलावा और कुछ आइटम्स में इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है। तो ये 13,19,000 इसका सही आंसर है। अगर आपका आंसर 13,19 था तो वो बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद में क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेंगा एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एग्नेंडेगा, जो भी है ये। अब इनकी कॉस्ट निकालनी है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहां पर, मटेरियल 1, मटेरियल 2, और यहां पर मैं टोटल लिख लेता हूं कैसे बटेगा, पर्टिकुलर्स। देखो, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट में हमारे पास 15 लाख रुपए, इसका मल्टीप्लाई 0.25, 375 आ गया। दूसरे का 18 लाख है, उसका आ गया 4,50,000 रुपए। ठीक है जी, ये बट गए। इसके बाद में परचेज कॉस्ट के बाद में दूसरा खर्चा लगा कंटेनर्स का। कंटेनर्स 2 लाख रुपए का 0.25 हो गया 50,000, जिसमें से 38,000 आपको वापस मिल जाएंगे। तो कंटेनर की नेट कॉस्ट है 22,000 रुपए। तो यहां पर आ गया कंटेनर 22,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद में अगला आइटम है कंटेनर के बाद, फ्रेट 50,000 इंटू 0.25 कर देंगे, 12,500 फ्रेट। ये सब कॉस्ट के पार्ट हैं, ये मेरे को मटेरियल 1 और 2 में बांटने हैं। इसके बाद में अगला खर्चा आ गया ओशियन फ्रेट और इंश्योरेंस। ओशियन फ्रेट है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 75, ओशियन फ्रेट 2,000 मल्टीप्लाई 75, 1,50,000। और अगला आइटम है इंश्योरेंस, $1,500 मल्टीप्लाई 75, 1,12,500 इंश्योरेंस। ठीक है जी। इसके बाद में आगे आपके पास में पेनल्टी लगी, कोई लेना देना नहीं। कस्टम ड्यूटी का 20% हिस्सा जो हमारे पास निकल कर आया था, ये मैंने ये सारी आइटम ले लिए। ये हो गया आपके पास 4, 3, 7, 8,25,000, 22,000 इसके बाद में आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतनी अमाउंट आ जाएगी, 887,500 माइनस 38,000, तो 849,500। ये दोनों आप जोड़ेंगे तो आपके पास में, अच्छा वहां पे इसका ये फ्रेट ये भी जोड़कर, और ये 12,500, ये हो गया 887,500 माइनस 38,500 माइनस 38,000 का वो 849,500। और यहाँ पर मैंने 22,000 ले लिया, 8,25,000 इनका ले लिया, 12,500 का फ्रेट ले लिया, और 12,500 उसके बाद में 1 मिनट इन दोनों को चेक कर रहा हूँ मैं। परचेज कॉस्ट और ये कितना है, 887,500 में मैंने लिया एफ ओ बी। अच्छा पूरा एफ ओ बी है उसके अंदर, तो ठीक है। तो कंटेनर, फ्रेट और वो तीनों चीज़ें आके फिर माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो इन तीनों को जोड़ कर आएगी। 887,500 माइनस 38,000 के ये हो गया 849,500, और यहाँ पर हो गया ये 825 प्लस 22,000 प्लस 500, 859,500। ये मेरे पास 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 सही है, मिल गया अभी। ये 50 में से 38 गए, 12,000 रुपये। ठीक है। हाँ, तो ये मैच हो गया। इसके बाद में हमारे पास ये तीनों खर्चे आ गए, ओशन फ्रेट आ गया, इंश्योरेंस आ गया। अब कस्टम ड्यूटी जो लगी थी उसका 20% 46,000 था, ये आ गया 46,000 कस्टम ड्यूटी वाला। और आपके पास में कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के बाद में फिर से फ्रेट आ गया 12,500 फ्रेट, और फिर कमीशन आ गया। ये हमारे सारे खर्चे हुए। अब मैंने ये सारे खर्चे अलग अलग करके यहाँ पर लिख लिए हैं। कमीशन आ गया 1,48,500। मैं टोटल कर रहा हूँ इसका, 8,25,000 प्लस 12,000 प्लस 12,500 प्लस 1,50 प्लस 11,25 और जी 46,000, 12,500, 1,48,500। ये हो गया 13,19,000 रुपये। यहां पर ये 13,19,000 मैंने लिख लिए। अब इनको इन दोनों मटेरियल के बीच में मुझे बांटना है। दोनों मटेरियल के बीच में बांटता हूं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जो हमारे पास परचेज कॉस्ट आ गई,
इसके बाद में जो हमारे पास फ्रेट लगेगा, फ्रेट वो हमारे यूनिट के रेशो में लगेगा। जो इंश्योरेंस है, कस्टम ड्यूटी है, वो हमारी वैल्यू के रेशो में लगेगी। तो जो इंश्योरेंस होता है वो वैल्यू पर लगता है, जो कस्टम ड्यूटी होती है वो वैल्यू के रेशो में बढ़ती है, और जो फ्रेट वगैरह होते हैं, कंटेनर हो गए, फ्रेट हो गए, ये वेट के रेशो में बढ़ते हैं। तो अगर मैं इनका वेट का रेशो देखूं तो इनका वेट का रेशो आएगा 12,000 यूनिट और 8,000 यूनिट। तो 12:8 के रेशो में ये बटेंगे। तो 12:8 ये बटा 12:8 ये बटा ओशियन फ्रेट 12:8 में बटेगा, इंश्योरेंस वैल्यू में बटेगा, कस्टम ड्यूटी ये भी फ्रेट है 12:8 में, कमीशन वैल्यू के रेशो में बटेगा। तो कमीशन, कस्टम ड्यूटी, इंश्योरेंस वैल्यू के रेशो में बटेगी। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 15:18 है। तो ये 15:18, ये 15:18 और ये 15:18 के रेशो में बटेंगे। ठीक है, इस तरह से खर्चे बांटने हैं। तो अलग अलग बांटने के लिए मैं जोड़कर इसको बांट रहा हूं। कैसे जोड़ रहा हूं जरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके तीनों 12:8 में, और इसके ही बाद ये 12:8 में। तो 12,000, 12,500, 1,50 और 12,500 डिवाइडेड बाई 12 और 8 हो गए 20 इंटू 12। तो 1,12,200 आ गया इसका, और 74,800 आ गया इसका। इसके बाद में वैल्यू वाले जोड़ रहा हूं मैं, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी और कमीशन। 1,12,500 इंश्योरेंस, 46,000 रुपये आ गए ये, और 1,48,500 आ गया ये। 3,07,000 रुपये, 15 और 18 हो गए 33, डिवाइड बाई 33 इंटू 15। तो ये आ गया 139545, और 18 ये आ गया 167455। ये अब इन दोनों मटेरियल की वैल्यू निकल जाएगी। 3,75,000, 1,12,200, 139,545, 6,26,745, और जी 4.5 लाख रुपए, 74,800, 167,455, ये आ गया 692,255। ठीक है जी, और दोनों को एक बार जोड़ के भी देख लूँ, 626,745, 13,19,000 बट गए। इनको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इफेक्टिव यूनिट से। इफेक्टिव यूनिट्स कैसे आती हैं? टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो मेरे पास इनका कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, यहां पर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो गुड्स है वो 5% टूटा हुआ मिला है। ये देखिए, जो गुड्स है वो 5% टूटा हुआ मिला है, जबकि जनरली 8% टूटा हुआ मिलता है। तो हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो 8% है, आईसीआई ने गलती से उसे 5% लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर 3% का एबनॉर्मल गेन बन रहा है बेसिकली। तो अब हमारे पास 8% का नॉर्मल लॉस है, 12,000 और 8,000 यूनिट है। तो 12,000 माइनस 8%, और 8,000 माइनस 8%, ये हमारी इफेक्टिव यूनिट्स आएंगी। 11,040 और 8,000 माइनस 8%, 7,360। तो जी 11,040 यूनिट से ये डिवाइड होगा, 7,360 से ये डिवाइड होगा, और हमारे पास 626,745 डिवाइडेड बाई 11,040, इसकी वैल्यू आएगी 56.77 पर यूनिट। और ये 692255 माइनस 736, सॉरी डिवाइडेड बाई 7,360, इसकी वैल्यू आएगी 94.056। तो 6 कर रहा हूँ पर यूनिट, ये इनकी वैल्यू आएगी 56.77, 94.06। तो इसमें ये कहीं वैल्यू है ही नहीं दोनों जगह पर। तो हमारे पास जेंगा की वैल्यू है 94.04, और 56.77 इसकी वैल्यू आएगी। ओके, इसके बाद में अमाउंट ऑफ रिफंडेबल टैक्स, टैक्स कितना रिफंड होगा आपका? तो टैक्स देखिए था कितना कितना, 2,30,000 की कस्टम ड्यूटी थी, और 2,48,400 ये आपका जीएसटी था। ये तो 100% रिफंड होगा, ये 80% रिफंड होगा। तो 2,30,000 में जो आपका रिफंड अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,84,000 रुपये, और इसका 248,400 पूरा रिफंड बनेगा।
4,32,400 का आपका रिफंड बनेगा, 432,400। तो ये आपका 432,400 रिफंड बनेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी गलत कैलकुलेट हुई है, आईजीएसटी गलत कैलकुलेट हुआ है इनके आंसर में, इसलिए वो आंसर भी यहाँ पर नहीं है। फिर कह रहे हैं इफ लॉस ऑफ गुड्स वॉज 9% इंस्टीड ऑफ 5%। देखो 5% लॉस हुआ है, 8% नॉर्मल लॉस है, तो 3% का एबनॉर्मल गेन था आपको, वह एबनॉर्मल गेन पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता। अब यहां पर कह रहे हैं अगर 9% लॉस हो, अगर 9% लॉस होगा तो 1% एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। अमाउंट दैट विल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो पीएनएल में आप कितना चार्ज करेंगे, तो 1% का एबनॉर्मल लॉस हो गया। 1% का मतलब है 12,000 का 1%, 120 यूनिट फालतू लॉस्ट हुई हैं, और यहाँ पर 80 यूनिट फालतू लॉस्ट हुई हैं। 120 यूनिट की वैल्यू 56.77, इनकी वैल्यू 94.06, 56.77 मल्टीप्लाई बाई 120, 6812.4, और 80 यूनिट 94.06 से 7524.8, ये लॉस हो गए दोनों जोड़कर 14337.2, 14337.2, 14337.2 इसका आंसर है। तो इनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही गलत है। मैंने जिस तरीके से आपको करवाया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंखें बंद करके इस पर भरोसा करिए, एग्जाम में इसी से करके आना। कई बार बच्चे पूछते हैं सर एमटीपी में ऐसा है वैसा है, होता क्या है बेसिकली, देखो बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले भी तो ह्यूमन बींग हैं, तो क्वेश्चन बनाने में गलती हो ही जाती है। अभी तक मैंने जितनी भी आरटीपी एमटीपी सब अपलोड करे हैं, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं गलती निकली निकली है। ये पूरा क्वेश्चन ही बिगड़ गया, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन उन्होंने ना 11,50,000 की जगह 11 लाख कर दी, और सारी वैल्यू बिगड़ गई नीचे की, तो इनके सारे के सारे एडजस्टमेंट गलत हो गए। दूसरा इन्होंने लॉस, जो 8% नॉर्मल लॉस था उसकी जगह 5% ले लिया, उसकी वजह से इनका आंसर बिगड़ गया, तो वहां पर इनसे खराबियां हो गई हैं। तो ह्यूमन एरर, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी बच्चों को, इसके आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ये पूरी कहानी है, इसमें कुछ नहीं रखा, ये भी पूरी कहानी है, इसमें कुछ नहीं रखा। यहाँ से डेटा दिया हुआ है इसके अंदर, हिल्फी टेक्सटाइल लिमिटेड हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 2 मटेरियल दे दिए और 2 लेबर दे दिए इसके अंदर। कह रहे हैं नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो टोटल इनपुट है 14,000 मीटर, 10% इसमें से लॉस होगा। इसका मतलब आपका जो आउटपुट आएगा स्टैंडर्ड, मतलब जो बजटेड दिया हुआ है 12,600 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए डेटा दिया है। इसके बाद में कह रहे हैं एन आइडल लेबर टाइम 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वो ऑल्सो एस्टिमेटेड, तो 5% एस्टिमेटेड है इसके अंदर कि आइडल टाइम भी था, तो इसका मतलब ये 950 घंटे, और ये 8×5 = 40, ये 760 घंटे बेसिकली एक्चुअल में, क्योंकि इनमें 5% जुड़ा हुआ है, वो माइनस कर दिया हमने, ठीक है। At the end of the month, the following information had been collected for the cost accounting department. Company had produced 14,800 मीटर फिनिश्ड गुड्स, और ये आपको डेटा दे दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसके बेसिस पर आपको कई सारे वेरिएंस निकालने में, सीधे आपको टेबल बता देता हूँ। सबसे पहले मटेरियल ले लेते हैं, और फिनिश गुड्स कितना है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 40,800 मीटर है, ठीक है जी। ये मटेरियल हो गए हमारे पास, ये कॉटन और पॉलिस्टर है, सी और पी ले लेता हूँ इसको, सी पी, ठीक है। यहां पर हमारे पास एस क्यू एस पी, आर एस क्यू एस पी, ए क्यू एस पी, और ए क्यू ए पी आ गए, ठीक है जी। ए क्यू ए पी में आपके पास आ गया 9,000 और 6500, 4800 और 37 से, और ये अमाउंट भी देती है, तो सीधे अमाउंट लिख लेते हैं, 432 और 240,500, 432 और 240,500, 672,500। इसके बाद में ए क्यू 9 और 6500, 9,065 और एस पी आ गया 50 और 40 रुपए, यहाँ से 50 और 40, 50 40, 9,000 इंटू 50, 6500 इंटू 40, 7,10,000, ठीक है जी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। फिर हमें निकालना है आर एस क्यू, 9,000
प्लस 6500, टोटल इनपुट हो गया हमारा 15500। इस 15500 को पी और सी में हमें बांटना है। 15500 15500 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और ये हम स्टैंडर्ड रेशो ले लेंगे 8:6 का। 8:6 टोटल हो गया 14। 15500 डिवाइड बाई 14 इंटू 8, ये आ गया 8857। मैं राउंड ऑफ लिख रहा हूँ। 15500 इंटू 6/14, ये आ गया 6643। 8857 6643, 50 और 40। 8857 इंटू 50 और 6643 इंटू 40, ये हो गया 708570। इन दोनों का डिफरेंस मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा फिनिश गुड्स एक्चुअल में बना है 14,800 मीटर, उसके लिए चाहिए हमें। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 12,600 का आउटपुट बनाने के लिए 8,000 और 6,000 लगे हैं। सी और पी, सी और पी, हाँ जी। तो 8,000 और 6,000 लगे हैं। 8,000 और 6,000 12,600 के लिए। 8,000 लगे 12,600 के आउटपुट के लिए, 6,000 लगे 12,600 के आउटपुट के लिए। तो 14,800 के लिए कितने लगेंगे? 8 है। मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, मेरी राइटिंग बहुत साफ है। एमटीपी का बच्चे एग्जाम से पहले देखते हैं, टाइम नहीं होता, इसलिए इस स्पीड से करवाना पड़ रहा है। और बच्चे इसको लिख के करते भी नहीं है, कई बार लिख के कर लेना चाहिए। एक बार नहीं करा तो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। 7048, ये दोनों बढ़ गए 9397 और जी 7048, 50 और 40 रुपये। 9397 इंटू 50, 7048 इंटू 40, 751770। यहां से यहां का हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और यहां से यहां तक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद में दूसरा है हमारे पास लेबर का। लेबर का स्टेटमेंट बना देते हैं, यहीं पे बना देता हूं। लेबर स्किल्ड अनस्किल्ड, यहां पर हमारे पास SHSR, RSHSR, इसके बाद में हमारे पास AHSR और AHAR। AHAR इन दोनों को जोड़ लीजिए। 42,600 प्लस 19,780, 62,380। इसके बाद में AH हमारे पास 1200 और 860। स्टैंडर्ड उठा लीजिए 37.5 और 22, 37.5 और 22। तो जी 1200 इंटू 37.5 और 860 इंटू 22, 63920। इन दोनों का डिफरेंस लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। इसके बाद में RSH निकालना है हमें, 1200 और 860। RSH 1200 प्लस 860, ये हो गए 2060। स्किल्ड अनस्किल्ड, और 1200 और 860 को 1,000 और 800 के रेशो में बांटना है, तो 10:8 हो गया। 10:8 में इसको बांटना है। 10 8 18 18, 2060। 2060 को स्टैंडर्ड रेशो में बांट दीजिए। 2060 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10, 1144, राउंड ऑफ लिख रहा हूँ मैं सब कुछ, और 916, 1144 916। स्टैंडर्ड रेट 37.5 एंड 22 इंटू 37.5, 916 इंटू 22, 63052। इन दोनों का डिफरेंस यहां से यहां पर आपके पास आ जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। इसके बाद में स्टैंडर्ड आर्ट से स्टैंडर्ड रेट चाहिए 37.5 और 22। तो यहाँ पर 12,600 के लिए
950 घंटे लगे हैं, 950 घंटे लगे हैं 12,600 के लिए, तो 14,800 के लिए कितने लगेंगे? 950 लगे हैं 12,600 के लिए, तो 14,800 के लिए कितने लगेंगे? 1116, 1116। और यहाँ पर 760 घंटे लगे हैं 12,600 के लिए, तो 14,800 के लिए कितने लगेंगे? 760 डिवाइड बाई 12,600 मल्टीप्लाई बाई 14,800, 893। ये आ गया जी 893। 1116 मल्टीप्लाई बाई 37.5 और 893 मल्टीप्लाई बाई 22, 61496। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा लेबर, आपका यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड और मिक्स को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ पर, तो लेबर एफिशिएंसी आ जाएगा, और पहले से लेकर आखिरी तक चलाएंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। और हमारे पास इनकी टेबल 9397, 8857, 9397, 8857 ठीक बनी हुई है, गलती नहीं है उसमें, टेबल ठीक है ICI की। और इसके बाद में 1116, 1144, तो जी 1116, 1144, 1116, ये भी ठीक है, दोनों टेबल ठीक बनाई है, ICI का आंसर इसमें ठीक है, मतलब ठीक है, सही करा हुआ है। ये सारे वेरिएंस आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग system, company management want to take action like supplier negotiation process optimization, employee training. Being the cost manager of the company, you are required to answer the following requirement of the management. अच्छा, ये आ गए मटेरियल मिक्स और यील्ड बता दीजिएगा, प्राइस बता देना, कॉस्ट बता देना, लेबर एफिशिएंसी, यील्ड बता देना, लेबर कॉस्ट, सारे वेरिएंस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 11th, a company's fixed cost 5 lakh, sale price 200, variable cost 100. How many unit must company sell to target profit 2 lakh? तो भैया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 200 में से 100 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट गई, 100 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 7 लाख डिवाइड बाई 100, 7,000 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। डी आंसर इसका ठीक है। 1200 kilogram of material were input of process in a period. The normal loss is 8% of input. There is no opening closing WIP. Output of the period 1100 kilogram. What was the abnormal gain or loss? देखिए 1200 किलोग्राम का इनपुट है, 8% लॉस है, तो 1200 माइनस 8%, 1104 का आउटपुट आपका आना चाहिए था, आया है 1100, तो 4 किलोग्राम आपके पास में कम आया है, 4 किलोग्राम का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस 4 kg। ABC Manufacturing allocate its factory overhead cost based on machine hours. Total estimated overhead 6 lakh and company expect 30,000 machine hours. तो मशीन आर के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो 6 लाख रुपए 30,000 घंटे के होंगे, तो मशीन आर रेट हो गया 20 रुपीज पर मशीन आर। कह रहे हैं एक जॉब है जिसमें 300 घंटे काम हुआ है, तो कितने ओवरहेड उस पर लगेंगे? तो अगर आप 300 घंटे काम करवाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 20, 6,000 रुपये आपके ऊपर लगेंगे ओवरहेड के। A factory has a capacity utilization ratio 85%, activity ratio 95%, efficiency ratio कितना होगा? कैपेसिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्टिविटी रेशो आता है। अब कैपेसिटी है 85%, एक्टिविटी है 95%, एफिशिएंसी पूछा है, तो एफिशिएंसी पूछा है तो कैपेसिटी को सामने ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो एफिशिएंसी रेशो इक्वल्स टू 95% एक्टिविटी डिवाइड बाई 85%, ये आ गया, 95 डिवाइड बाई 85, 111.76%, 111.76% आ गया। 111.76 है ही नहीं, तो 112 ले लिया होगा इन्होंने, 111.7 हो गया ना, 112 आ गया, ठीक है। अ कंपनी यूज बैच कॉस्टिंग एंड इनकट सेटअप कॉस्ट 20,000 रुपए, सेटअप कॉस्ट 20,000 रुपए है, 300 यूनिट का बैच है। इफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20 रुपीज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10 रुपए, 20 और 10 30 रुपए हो गए। वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बैच? तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैच में मटेरियल, लेबर और सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। तो मटेरियल 20 रुपए से 300 यूनिट पर हो गया 6,000 रुपए, लेबर हो गई 10 रुपए से 300 यूनिट पे 3,000 रुपए, और सेटअप के 20,000 रुपए लग गए, 29,000 आपकी एक बैच की कॉस्ट आएगी, 29,000 आंसर आ गया। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आई स्किल्ड, ये तो फेमस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। स्किल्ड लेबर इज पेड गारंटीड वेज रेट ऑफ 150 पर आवर, तो इसका नॉर्मल रेट 150 है, स्टैंडर्ड टाइम 50 घंटे है, SHV दे दिया। इसको इफेक्टिव रेट मिलता है 180 रोन के केस में, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है AH बाई वेजेज बाई
जितनी भी आपकी वेजेज बनी डिवाइड बाई ए एच। तो वेजेज जो बनेंगी वो रो वन से बनेंगी, तो ए एच इंटू आर प्लस ए एच बाई एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई ए एच इक्वस टू 180 रुपये आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए एच नहीं दिए जाते, पहले हमें ए एच निकालने होते हैं, फिर हालसे से उसकी कमाई और उसका इफेक्टिव रेट हम लोग निकाल कर दिखाते हैं। तो यहां पर ए एच आपके पास में सामने चला गया, 180 ए एच इक्वस टू ए एच इंटू आर में रेट है 150 रुपये, 150 ए एच हो गए प्लस ए एच बाई एस एच माइनस ए एच। तो एस एच आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में 50 घंटे, एस एच की जगह मैं 50 घंटे प्लेस कर रहा हूँ, 50 50, ये आ गई जी 50 50, और रेट में आ गया 150 रुपये। ठीक है, अब देखिए 150 ए एच सामने जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 30 ए एच बचेगा, 30 ए एच इक्वस टू, यहाँ पर आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 50 से मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो 3 हो गया। अब इस 3 की पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मेरे पास हो गया 150 माइनस 3 ए एच 150 माइनस 3 ए एच। अब इस ए एच से इस ए एच को कैंसिल कर दिया, अब आ गया 30 इक्वस टू 150 माइनस 3 ए एच, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 150 सामने गया तो माइनस का 120 हो गया इक्वस टू माइनस का 3 ए एच, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 40 आ गया, इसका मतलब एक्चुअल आवर्स 40 हैं। अब इसकी मेरे को हालसे से कमाई बतानी है, तो हालसे के अंदर ए एच इंटू आर प्लस 50% एस एच माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाई आर। ए एच है हमारा 40 घंटे, रेट है 150, 50% एस एच है हमारे पास 50, काम निपटा दिया 40 घंटे में, 150 का रेट, और इसकी पेमेंट आ गई 150 इंटू 4 और 10 इंटू 150 इंटू 50%, 1350 इसकी पेमेंट आ गई, और इसका इफेक्टिव रेट 1350 आपको मिले हैं 40 घंटे काम करके, 33 पॉइंट 150 इंटू 40, 6000 ये आ गए, और 1500 का 50%, 6750 इसकी कमाई, 6750 डिवाइडेड बाई 40, ये आ गया 168.75 इसका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1A डिस्क्रिप्टिव का, क्वेश्चन नंबर 1A डिस्क्रिप्टिव का 168.75 और 6750 इसकी कमाई आ गई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, SpeedX Logistics established in 2010, headquartered in Mumbai. India operates within the transportation and logistic industry and a third-party logistic 3PL provider. The company's fleet consists of 10 trucks, 15 वैन और 5 ट्रेलर, each serving distinct purpose, सब अलग अलग पर्पज के लिए हैं। टोटल इनके पास 10, 20, 25, 30 गाड़ियां हैं। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रक R40, एक ट्रक है जिसका नाम है R40, जैसा होता है ना छोटा हाथी टाटा 407, तो एक ट्रक की कहानी बता रहे हैं। कह रहे हैं जुलाई मंथ के लिए, एक महीने के लिए कहानी बता रहे हैं, 30 दिन ये मेंटेन हुआ है, 25 दिन ऑपरेट हुआ है, 300 घंटे ऑपरेट हुआ है, 2500 किलोमीटर ऑपरेट हुआ है, टोटल टन कैरीड 4 टन लोड पर ट्रिप लेके जाता है, आते हुए खाली आता है, 2 राउंड ट्रिप डेली मारता है। ठीक है जी, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, ड्राइवर को जो दिए, वर्कर को जो दिए, मेंटेनेंस कॉस्ट महीने की, रिपेयर, ओवरऑलेज, टायर्स, गैरेज का खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट महीने की जो एस्टिमेट हुई है फॉर द ईयर, यानी पूरे साल को 12 से डिवाइड करके निकाला है, दिया मंथली है, 50 रुपये, 80 रुपये, 40 रुपये अदर एक्सपेंस। कैपिटल कॉस्ट जो 54,000 का है, ये 5 साल बाद 36,000 का बिकेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करो, ये सारे खर्चे जोड़ लो, सारे मंथली दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 400, 170, 90, 550, 350, 170, 60, 150, 100, 50, 80, 40, 190, ठीक है जी, 2400 रुपये हुए।
इसके बाद में डेप्रीशिएशन 54,000 रुपये का है, 36,000 का बिकेगा। 5 साल के बाद 1 साल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा, 1/12 करूंगा, 1 महीने का आ जाएगा। 54,000 माइनस 36,000 डिवाइड बाई 5 साल डिवाइड बाई 12, 300 रुपये का डेप्रीशिएशन आ गया। 2700 रुपये इसकी 1 महीने की कॉस्ट हो गई। तो ये कॉस्ट निकल आई। अब कह रहा है कॉस्ट पर डेज मेंटेन्ड, दिन कितने हैं मेंटेन्ड के 30, तो 2700 रुपये को 30 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 2700 डिवाइड बाई 30, 90 रुपये। इसके बाद में कह रहा है कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, तो ऑपरेटेड 25 दिन है, इसी अमाउंट को 25 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 108 रुपये। इसके बाद में कह रहे हैं कॉस्ट पर आवर ऑपरेटेड, तो इसी 2700 को ऑपरेटेड आवर्स हैं 300, इससे डिवाइड कर दो। टाइम पास का क्वेश्चन है, 9 रुपये। इसके बाद में कह रहे हैं कॉस्ट पर किलोमीटर कवर, तो 2500 किलोमीटर चलाए, 2700 रुपये डिवाइड बाई 2500 किलोमीटर, 2700 डिवाइड बाई 2500 किलोमीटर, 1.08 पर किलोमीटर आ गया। इसके बाद कह रहा है कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, तो 2700 रुपये कॉमर्शियल टन किलोमीटर में 4 टन, कॉमर्शियल टन किलोमीटर के अंदर हमारे पास आता है एवरेज लोड ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसको टोटल डिस्टेंस से। एवरेज लोड कैसे आएगा, जाते हुए 4 टन आते हुए खाली, तो जाते हुए 4 टन आते हुए खाली, ऑन एन एवरेज 2 टन हो गया। टोटल डिस्टेंस 2500 किलोमीटर है, तो 5000 कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ गए। 2700 डिवाइड बाई 5000 कॉमर्शियल टन किलोमीटर, 0.54 पर टन किलोमीटर, ये इसका हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2700 की कॉस्ट आ गई, 90 रुपये, 108, 9 रुपये, 1.08 और 0.54। ओके जी। इसके बाद में हमारे पास अगला क्वेश्चन है एमटीपी में सी, अल्फा लिमिटेड हैज एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 60,000 कोविड-19 वैक्सीन। ये भी क्वेश्चन स्टडी मैट का, ये सारे क्वेश्चन पहले से ही है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वही था, बाकी सब रिपीटेड चल रहा है। कस्टमर प्रीफर टू ऑर्डर इन लॉट ऑफ 15,000, 60,000 चाहिए हमें पूरे साल में, 15,000 का ऑर्डर दे रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट 5,000 है पर वैक्सीन, सेटअप कॉस्ट 4800 रुपये, ये ऐसा गया। और कैरिंग कॉस्ट 12 रुपये पर वैक्सीन पर मंथ है, हमें पूरे साल का चाहिए होता है, तो 144 पर एनम आ गया। आपको EBQ निकालना है, तो √2 पूरे साल की डिमांड कितनी है 60,000, सेटअप कॉस्ट के 4800, कैरिंग कॉस्ट 144 पर यूनिट पर एनम। 60,000 इंटू 2 इंटू 4800 डिवाइड बाई 144 √, इसका मतलब 2000 वैक्सीन आपकी आ गई। इसके बाद में कह रहे हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट बताओ अगर कंपनी 15,000 वैक्सीन एक बार में बनाती है, तो वैसे तो 2000 बनानी चाहिए, तो 2000 पे कॉस्ट और 15,000 पे कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट आपकी आएगी 60,000 पूरे साल में, 2000 यानी 30 बैच हो गए आपके यहाँ पे, 60,000 पूरे साल में, एक बार में 15,000, 4 बैच हुए, और एक बैच की कॉस्ट है सेटअप की 4800, 4800, 4800, तो ये हो गया 30 बैच 4800 से 1,44,000 रुपये, और यहाँ पर 4 बैच 4800 से 19,200। इसके बाद में कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ ROQ, यहाँ 2000 है, 144 रुपये, हाफ ऑफ ROQ यहाँ 15,000 है, 144 रुपये, तो 7,500 इंटू 144, 10,80,000, बहुत कॉस्ट आ रही है तो। और इसका 1,000 इंटू 144, 1,44,000, ये 2,88,000 हो गया। और ये 1080 प्लस 19,200, ये 1099,200 हो गया। इतना डिफरेंस आएगा, 15,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 144, इतना ही आ रहा है भाई। 1099,200 माइनस 288, तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी 8,11,200 रुपये, ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। तो 8,11,200 एक्स्ट्रा कॉस्ट और 2,000 आपकी वैक्सीन आ गई। इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग का, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। ओपनिंग WIP 31,000 है, इसकी मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट बता दी, अगर मैं जोड़ दूं तो 1240, 232,500 और 697,500, 21,70,000 रुपये ओपनिंग WIP कॉस्ट। इस प्रोसेस में 589 यूनिट आई हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड बता दिया। प्रोसेस के अंदर 5% नॉर्मल लॉस होगा
टोटल इनपुट का मतलब है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी जुड़ेगा। तो 31,000 यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में, 5,89,000 यूनिट करंट इनपुट, ये हो गया 31,000 प्लस 5,89,000, 6,20,000 यूनिट हो गई। इसका 5% नॉर्मल लॉस निकाल दीजिए। 620 का 5%, 31,000 यूनिट आपकी नॉर्मल लॉस की हो गई। ये डैश 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 कर देंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। ये 20 रुपये पर यूनिट से बिकेंगी, 20 रुपये पर यूनिट से बिकेंगी, तो इनका स्क्रैप आएगा 6,20,000, जो मटेरियल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे हम लोग। इसके बाद में कह रहे हैं कि वर्कर कह रहे हैं रिपोर्टेड 46,500 यूनिट्स एज ए स्क्रैप, 46,500 यूनिट स्क्रैप हुई हैं। होनी कितनी चाहिए थी? 31,000। तो 46,500 में से 31,000 तो नॉर्मल लॉस की हो गई, बची 15,500, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। और एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे दी मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 80%, जो परसेंटेज दी है वो लगा देंगे। 540 टू 500 नेक्स्ट प्रोसेस में चली गई, बाकी जो बची वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आ जाएंगी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 100% मटेरियल और 80% लेबर लेना है। और कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज मेथड निकालना है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा होता है। एवरेज मेथड के अंदर आप यहाँ पर मत देखिए कहाँ से यूनिट आ रही है, जो कंप्लीट हुई वो 100%, जो नॉर्मल लॉस है वो डैश डैश, एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की परसेंटेज दी है। इसके बाद में जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताएंगे, तो उसके अंदर आपके पास जितनी भी कॉस्ट मटेरियल पर लगी है उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल जोड़ दीजिए, लेबर में लेबर, ओवरहेड में ओवरहेड जोड़ दीजिए, और मटेरियल का स्क्रैप माइनस कर दीजिए मटेरियल में से, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा। फिर इसके बाद में जो आपकी यूनिट कंप्लीट हुई उन पर 100% लगा था, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड 80 रुपये से आ गए। इसके बाद में एबनॉर्मल लॉस में आपका मटेरियल लगा था 15,500 पर और लेबर ओवरहेड लगे थे 12,400 पर। तो 15,500 पे मटेरियल और लेबर ओवरहेड 12,400 पर लगे हैं। आप लेबर ओवरहेड को 10 और 30 एक साथ 40 रुपये से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आपके पास 31,000 यूनिट पे मटेरियल और 24,800 पर लेबर ओवरहेड लगे थे, तो 31 पर 40 रुपये और लेबर ओवरहेड के आप 10 और 30 40 रुपये एक बार में मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। वैल्यूएशन आ गई। फिर हमारे पास प्रोसेस अकाउंट आ गया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और ये सारी कैलकुलेशन आपको क्लास में जैसे भी सिखाया गया, आप कहीं से भी पढ़े हो, हमारे यहाँ से कहीं और से, आप प्रेजेंटेशन वैसे ही कर सकते हैं। स्टडी मैट में अलग अलग तरीके से, आरटीपी एमटीपी में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है 3A। जो क्वेश्चन देख, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे कहानी बता दी। ईयर 1 और 2 दे दिए, क्वांटिटी सोल्ड 126,000 144,000, प्राइस पर टन 185 दे दिया, नीचे के अमाउंट 1000 में है। ठीक है जी, ये सेल रॉ मटेरियल बाकी सब दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर 2 लेबर के रेट 8.8/1 यानी 8.33% बढ़े थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में जो बढ़ा था बढ़ा। फैक्ट्री एडमिन एक्सपेंस 8,10,000 बढ़े थे ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर अदर देन इंक्रीज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो अगर 8,10,000 बढ़े हैं ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर अदर देन इंक्रीज क्वांटिटी, तो इंक्रीज क्वांटिटी की वजह से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो इसका मतलब 8,10,000 रुपये जो बाकी चीजें हैं उनसे हटा के बढ़े हैं, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी होगी। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर डिजायर टू नो व्हाट क्वांटिटी इफ दे हैड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड वुड हैव गिवन द कंपनी सेम नेट प्रॉफिट एज पर टन इन ईयर 2 एज इट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1, एडवाइज हिम। तो जितना इन्होंने ईयर 1 में पर टन कमाया था उतना ही सेकंड ईयर में कमाना चाहते हैं। तो 7,56,000 का प्रॉफिट कमाया था 1,26,000 टन पर, तो हमारे पास 7,56,000 डिवाइड बाई 1,26,000 यानी 6 रुपये पर टन का प्रॉफिट हम अब भी कमाना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी हमें बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट के, हमारे पास कॉस्ट कितनी है। तो सेल प्राइस 185 है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल लेबर आ जाएंगे और फैक्ट्री ओवरहेड का हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फिक्स वेरिएबल दोनों ही मिक्स होंगे। तो 12,960 डिवाइड बाई 144, नीचे 1000 में, तो मैं 144 से डिवाइड कर रहा हूँ जिससे मेरे पास सही अमाउंट आ जाए। 12,960 डिवाइड बाई 144, 90 रुपये का तो है मटेरियल पर टन। लेबर है सेकेंड ईयर की लेनी है हमें, 1872 डिवाइडेड बाई 144, 13 रुपये की लेबर हो गई।
अब मेरे को फैक्ट्री एडमिन सेलिंग एक्सपेंस चाहिए। तो फैक्ट्री एडमिन सेलिंग ईयर 1 और ईयर 2, ईयर 1 के हैं 9,702,000 और सेकेंड ईयर के हैं 11,232,000, जिसके अंदर 11,232,000, ठीक है, जिसके अंदर 8,10,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट के बढ़े हुए थे। तो इसमें से पहले मैं फिक्स्ड कॉस्ट वाले हटा रहा हूँ, 8-10, इसका इम्पैक्ट हट जाएगा, तो बची हुई डिटेल मेरे पास आ जाएगी। 8,10,000, 10,42, 1,42,02,000, ठीक है जी, 1,42,02,000, 1,04,22,000, ठीक है। अब यहां पर जो यूनिट्स थी 1,26,000 और यहां पर थी 1,44,000। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाई डिफरेंस इन यूनिट। तो डिफरेंस इन यूनिट हो गया हमारे पास 1,44 माइनस 1,26, 18,000 यूनिट डिफरेंस इन यूनिट। और डिफरेंस इन कॉस्ट हमें जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट है उसके अलावा दिखाना था, तो इसीलिए 8,10,000 जो इन्होंने अलग से बताए थे। देखो, हमारे पास जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन यूनिट से आती है। इन्होंने बता दिया जो सेकंड ईयर का खर्चा है, इस सेकंड ईयर के खर्चे में 8,10,000 रुपए हमारे बढ़े हुए हैं फिक्स्ड कॉस्ट के, तो वो हटा दो, जिससे हमारी डिफरेंस इन कॉस्ट और डिफरेंस इन यूनिट वाला मैच हो जाएगा सेमी वेरिएबल, अदरवाइज वो इफेक्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर 1,04,22,000 माइनस 9,702,000, ये आ गई 7,20,000। तो डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट 7,20,000 होगा, 8,10,000 फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से बढ़ा था। अब जरा देखो, 9,702,000, इसमें 7,20,000 बड़े वेरिएबल कॉस्ट के, जिसकी वजह से 1,04,22,000 हो गया, और 8,10,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट के बड़े थे, जिसकी वजह से ये 1,12,32,000 हो गया था। तो अब मेरे को, मैंने क्या करा, इसमें ये दिया हुआ था, इसमें से ये हटाया, तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ने वाली अमाउंट आ जाएगी, जिससे मैं डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन यूनिट निकाल पाऊंगा कि 7,20,000 बढ़े हैं। 7,20,000 बढ़े 18,000 यूनिट पर, तो 7,20,000 डिवाइड बाई 18,000 यूनिट, 40 रुपए वेरिएबल ओवरहेड हो गए, वेरिएबल ओवरहेड 40 रुपए। तो मेरे पास जो बचा 185 माइनस 90 माइनस 13 माइनस 40, मेरे पास बचे 42 रुपए। 185 माइनस 90 माइनस 13 माइनस 40, 42 रुपए मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर टन हो गया। डिजायर्ड प्रॉफिट पर टन बोला है, प्रॉफिट पर टन हम निकाल चुके हैं, 6 रुपए पर टन चाहिए। 6 रुपए पर टन का प्रॉफिट आपको इसमें चाहिए, 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब 36 फिक्स्ड कॉस्ट पर टन आ जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक प्रॉफिट एक फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 42 है, जिसमें 6 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो 36 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बच गए। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए 36 रुपए बचे हैं। अब मेरे को चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ठीक है जी, आ जाइए। तो हमने यहाँ पर निकाला था डिफरेंस इन कॉस्ट डिफरेंस इन यूनिट से 40 रुपए। अब मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? किसी भी एक हिस्से को ले लो, या तो इसे या तो फिर इसे। तो जैसे 1,04,22,000 ये मेरे पास आ गया, माइनस 1,44,000 यूनिट पर 40 रुपए वेरिएबल हैं, तो ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 1,44 इंटू 40 माइनस 1,04,22,000, ये आ गई 46,62,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें 8,10,000 रुपए और बढ़े हैं सेकेंड ईयर में, वो अलग से जोड़ने पड़ेंगे। माइनस 8 10, ये हो गए 54,72,000। 54,72,000 की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, और 36 रुपए पर यूनिट उसके लिए मेरे पास अवेलेबल हैं। तो 1,52,000 यूनिट अगर आप बेचोगे, तो फर्स्ट ईयर में जितना पर टन प्रॉफिट कमा रहे थे उतना कमा लोगे। तो जी ये हमारे पास आ गया 1,52,000 टन, इतना बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है अगला, कॉस्ट शीट का। ओपनिंग स्टॉक 5,00,000, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, आरएमसी। यूनिट भी दी गई है, यूनिट का क्या काम आएगा वो बताऊंगा। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे दिया, वो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में जुड़कर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जुड़ेगा, क्लोजिंग माइनस आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट एम्प्लॉइज
प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड हो जाएगी। R&D फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आ जाएगा। गार्ड की सैलरी बताया नहीं है, गार्ड कहाँ का है, तो नीचे दिया हुआ है कि जो गार्ड की सैलरी है वो फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में 7:2:1 में बटेगी। तो 7:2:1 में ये फैक्ट्री में, ये एडमिन में, और ये आपके सेलिंग में चले जाएंगे। डायरेक्टर की सैलरी आपकी एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगी। कंज्यूमेबल स्टोर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन बिफोर प्राइमरी पैकिंग, पैकिंग से पहले इंस्पेक्शन हुआ है तो फैक्ट्री के अंदर हुआ होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। रीअरेंजमेंट डिजाइन ऑफ फैक्ट्री मशीन से रिलेटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जुड़ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगी, प्राइम कॉस्ट में चली जाएगी। वेबसाइट की कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट बनता है। गिफ्ट और स्नैक्स सेलिंग एक्सपेंस। जीएसटी जिसका क्रेडिट अलाउड है, किसी काम का नहीं, आईटीसी अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा, वरना मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ देते। एएमसी कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी, सीसीटीवी की एएमसी, और यहाँ पर दिया है कि फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग में 6:2:2 में बांटने हैं, तो 6 चला जाएगा फैक्ट्री में, 2 एडमिन में और 2 सेलिंग में। हायरिंग ऑफ कार्स फॉर ट्रांसपोर्ट बोला है, हायरिंग ऑफ कार्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगी। और इसके अलावा बोला है कि जो हायरिंग ऑफ कार है उस पर जीएसटी है आरएमसी से 5% विदाउट क्रेडिट, तो इसके अंदर 5% और जोड़ देंगे। ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, इसका इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। ऑडिट एंड लीगल फीस एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगी। सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास कंपनी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 12% देती है बेसिक पे के ऊपर। हाउएवर गार्ड्स विल नॉट रिसीव एनी इंसेंटिव, तो 12% का जो ईपीएफ है गार्ड को छोड़ के मिलेगा। तो गार्ड को छोड़कर हमारे एम्प्लॉय कौन कौन है, हमारे एम्प्लॉय में आ जाएंगे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की सैलरी में 12% जोड़ देंगे, प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में 12% जोड़ेंगे। जो आईसीआई जोड़ना भूल गया, ये एरर है। गार्ड को छोड़ के बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब में 12% जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ पे 12% जुड़ेगा, इन्होंने गलती की है, नहीं जोड़ा है, ये एरर है। फिर कह रहे हैं लक्की ड्रॉ निकालेंगे हम, सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं टेलीविजन प्रोग्राम की, सेलिंग एक्सपेंस। और ये कितने कितने होंगे सेलिंग एक्सपेंस में, पहला प्राइज है 1 लाख रुपए का, दूसरा 50,000 का, तीसरा 20,000 का, 3 कॉन्सोलेशन प्राइज है 10-10 हजार के। तो 30,000 के तो कॉन्सोलेशन हो गए, 10-10 के 3, 30 और 20 50, और 50 एक और एक, 2 लाख के प्राइज हो गए हमारे। इसके बाद में स्पॉन्सरशिप 20 लाख रुपए है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और देयर वॉज अ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ 2000 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विच रियलाइज 350 पर यूनिट। ये 2 लाख, 2000 मल्टीप्लाई बाई 350 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से माइनस हो जाएगा, स्क्रैप रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट चाहिए हमें 25% ऑन सेल, सेल पर अगर 25% चाहिए तो कॉस्ट पे 33.33% चाहिए होता है, जिसको आप 1/3 ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हो। कॉस्ट शीट आपको बनानी है। इसके अलावा इसमें कुछ बचा? इसके अलावा कुछ नहीं बचा, बस ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट एम्प्लॉय में 12% नहीं जोड़े थे, ये गलती थी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज किया 490, 17,200 आपके पास आ गया। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 5 लाख हो गया रॉ मटेरियल, इसमें से 2,000 यूनिट स्क्रैप में चली गई, तो 4,98,000 हुआ। 17,500 इसमें से आपकी क्लोजिंग स्टॉक में है, तो 4,98,000 माइनस 17,500, 4,80,500 का रॉ मटेरियल काम में आ गया यूनिट्स में, जैसे फिनिश गुड्स बनेगा। फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पहले से 20,000 था जिन पे काम चल रहा था, 10,000 यूनिट अभी भी फैक्ट्री में डब्ल्यूआईपी में रहेंगी, तो 490,500 यूनिट्स आपका प्रोडक्शन होगा। इतना आपने प्रोडक्शन किया होगा फिनिश गुड्स का। इसके बाद में इन्होंने आगे कोई डिटेल नहीं दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, आ जाइए। तो हमारे पास 482 2,000 गई, 480 500, 490 500 हमारा प्रोडक्शन वाली हो गई। तो पर यूनिट जो कॉस्ट है, जैसे सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पर लिखे हैं 20 रुपये पर यूनिट, तो ये इसके ऊपर लग जाएंगे कि 490 500 इंटू 20। दूसरी चीज इन्होंने गलती ये करी है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय के अंदर 12% का जो ईपीएफ है वो जुड़ना चाहिए था, इन्होंने डायरेक्टर्स में तो जोड़ दिया, वहां पर नहीं जोड़ा, तो ये गलती है, ये एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी वजह से इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है ओवरहेड का, हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं और बूस्टर बूस्टर में ही सब में करवाया हुआ था। क्वेश्चन क्या देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो कंपनी है वो सिंगल ब्लैंकेट रेट अपना रही है, यानी पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट अपना रही है। स्टडी मॉड्यूल में इसके आगे लिखा भी हुआ है, अडॉप्टिंग अ सिंगल रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स।
यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी कि ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स है, शायद रिक्वायरमेंट में दी होगी। कंप्यूट द ओवरहेड रेट एज ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेज। ठीक है, फैक्ट्री वेजेज से लिंक किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट में मेंशन किया हुआ है आखिरी में। तो अभी ब्लैंकेट रेट लगा रहे हैं। ब्लैंकेट रेट में सिंपल होता है, फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड जोड़ो और फैक्ट्री का जो भी बेस है, तो यहाँ पर वेजेज है वो निकाल दो। तो यहाँ पर इन्होंने ऑपरेटिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग, ये 4 डिपार्टमेंट दिए हैं, चारों के चारों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ये बजट दिया है, फिर यहाँ पर ये एक्चुअल दिया है। ठीक है, ये बजट है। तो हम क्या करेंगे, इनके ओवरहेड जोड़ लेंगे। ये इनके ओवरहेड जोड़ लीजिए, कितने, 3564 प्लस 966 प्लस 420 प्लस 1237,500, 6,18,7500 के ओवरहेड है। इसके बाद में जो डायरेक्ट वेजेज हैं उन्हें जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, ये डायरेक्ट वेजेज है बजटेड, 792, 2415, 1050, 693, 4,95,000 इनके आ गए, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 61,87,500 डिवाइड बाई 4,95,000 परसेंटेज, 125% इनका रिकवरी रेट आ गया। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई क्या रिकवरी रेट होगा, और जॉब नंबर 157 पर अब आपको सेल प्राइस निकालना है। यहाँ पर जॉब नंबर 157 दी है, तो जॉब नंबर 157 का डायरेक्ट मटेरियल जोड़ लीजिए, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेज जोड़ लीजिए, डायरेक्ट वेजेज आ जाएंगी। इसके बाद में कह रहे हैं ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब द कंपनी इनकर्ड सर्टेन एडिशनल एक्सपेंडिचर 495 ऑन डायरेक्ट वेजेज। एक डायरेक्ट वेजेज में ये जो जोड़ कर आएगा, इसमें 495 की डायरेक्ट वेजेज और जोड़ दीजिए। इसके बाद में कह रहे हैं वर सर्टेन प्रोडक्शन दैट वाज नॉट द perfect as the sellable product, the defective unit were normal in nature and after rectification brought to the required degree of perfection। तो 495 रुपये हमने और इस पे लगा दिए, ये वेजेज के अंदर ही जुड़ जाएंगे। इसके बाद में हमारी जितनी भी कॉस्ट आएगी वो प्राइम कॉस्ट पड़ गई, उस पर 125% ऑफ वेजेज ओवरहेड का लग जाएगा, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में 25% जोड़ना है, 25% जोड़ेंगे और हमारे पास सेल प्राइस निकल आएगा जॉब का। ये पहला आंसर है। तो हमारे पास इसका आ गया जी, सबसे पहले ब्लैंकेट रेट 125%, मटेरियल जोड़ लिया सारा, लेबर जोड़ ली सारी, 495 और जोड़ दिए, 6534 और 495 दोनों को जोड़कर 125% लगाया, जो ओवरहेड आ गए। ओवरहेड में 25% प्रॉफिट जोड़ा और ये हमारा जॉब का सेल प्राइस आ गया। ये पहली रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि नया मैनेजर आया है, वो कह रहा है कि देखो भाई सारे जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग हैं, तो एक ब्लैंकेट रेट पूरी फैक्ट्री के लिए लगाना ठीक नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव बताओ कि क्या क्या लगाए जा सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव में आपको लेबर आवर रेट और मशीन आवर रेट बताना होता है। मशीन आवर रेट सिर्फ मेन डिपार्टमेंट पे लगेगा, जहां पर मशीन्स मेनली काम करती हैं और जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, बाकी सब पर आपका लेबर आवर लगता है। जैसे कि पैकिंग लेबर के हाथों से होती है लेबर आवर, क्वालिटी कंट्रोल चेक लेबर चेक करती है लेबर आवर्स, असेंबली लेबर करती है लेबर आवर्स, ऑपरेटिंग जो होती है या फिर जो मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर लेबर मशीनों, मतलब लेबर और मशीन दोनों काम करती हैं, मशीनों का रोल ज्यादा रहता है, तो वहां पर आप मशीन आवर्स लगा देंगे। तो हमारे पास आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मशीन आवर्स देखिए 792 है, बाकी जगह पे थोड़े थोड़े से मशीन आवर्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मशीनों का डोमिनेशन साफ नजर आ रहा है, तो इस पर मशीन आवर्स रेट से लगाइए, इन तीनों पर लेबर आवर रेट से लगाइए। तो ये हमारे पास इसमें बता दिया जी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को मशीन आवर रेट से, बाकी को तीनों को लेबर आवर रेट से निकाल दो। तो जिसमें हैवी मशीन आवर्स हो उसे मशीन आवर पे, बाकी सबको लेबर आवर्स पे निकाला जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि आप ये बताइए ऑल्टरनेटिव, उसके बाद में जो भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकला है उसे निकाल दीजिए। थर्ड में कह रहे हैं आपने जो भी ओवरहेड रेट निकाले थे उनके बेसिस पे जॉब 57 की कॉस्टिंग निकाली है। तो जॉब 57 की कॉस्टिंग में फिर से वही आएगा, मटेरियल कॉस्ट जोड़ दीजिए, लेबर जोड़ दीजिए और डायरेक्ट वेजेज का हिस्सा। इसके बाद में अब हमारे पास जो ओवरहेड आएंगे, इस जॉब के ऊपर जितने घंटे मशीन ने काम किया है, ये आ गया मशीन आवर्स, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी मशीन आवर वाले रेट से, और इन तीनों डायरेक्ट लेबर आवर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी लेबर आर वाले रेट से। तो हमारे पास जो भी रेट निकल कर आया है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी मशीन आर के रेट से मल्टीप्लाई कर दी, इन तीनों का जो लेबर आर से रेट आया था मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरहेड आ गया। इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप सीधे इस स्टेटमेंट के अंदर ही दिखा सकते थे। बस फिर 25% प्रॉफिट जोड़ो और सेल प्राइस निकल आएगा। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन ये पूछता है
कि भैया आपको डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर रिकवरी ओवरहेड की बतानी है कंपनी की करंट पॉलिसी से और जो आपने मेथड बताया उसके बेसिस पर। तो कंपनी की जो करंट पॉलिसी है वो है 125% ऑफ वेजेज हम लगाते हैं। तो वेजेज नहीं, उसका 125% निकाला, ये ओवरहेड आ गए। अब जो एक्चुअल ओवरहेड लगे थे उनसे कंपेयर कर लिया, तो 1188 रिकवर हुए 38 की जगह अंडर रिकवरी, 23 हुए 579 की जगह ओवर रिकवरी, 10 लाख हो गए 2 लाख की जगह ओवर रिकवरी, 11 हुए 13 की जगह अंडर रिकवरी। फिर जो हमने मेथड सजेस्ट किया था, पहले का मशीन आवर्स बाकी सबका लेबर आवर्स, तो हमारे पास पहले का मशीन आवर्स उसका रेट, ये रिकवर्ड ओवरहेड आ गए ऑपरेटिंग के, ये एक्चुअल आ गए, तो एक्चुअल से रिकवर्ड ज्यादा है, ओवर रिकवरी आ गई। इसके बाद सब में लेबर आवर्स आएगा, लेबर आर लेबर आर लेबर आर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे लेबर आर का रेट, ये रिकवर्ड ओवरहेड आ गए। एक्चुअल से कंपेयर करा, रिकवर्ड ज्यादा है, ओवर रिकवरी, और यहां भी सब जगह तीनों जगह ओवर रिकवरी आ गई, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास है रिकॉन्सिलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत बार किया हुआ होता है बच्चों ने। इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दे दिया, टू साइड में आ जाएगा, WIP दे दिया, टू साइड में आ जाएगा, फिर पूरे साल के खर्चे बता रहे हैं, रॉ मटेरियल टू में, लेबर टू में, फैक्ट्री ओवरहेड टू में, एडमिन टू में, स्टोर एडजस्टमेंट डेबिट हुई है टू में, डिविडेंड पे है तो टू में, बैड डेट टू में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू में, इनकम टैक्स दिया है तो टू में, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई में, सेल्स बाई में, क्लोजिंग स्टॉक बाई में, और WIP का क्लोजिंग बाई साइड में। आपका फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट निकल आएगा, तो टू और बाई में रख देंगे, स्टॉक आ गया, WIP आ गया, रॉ मटेरियल वेजेस सारे खर्चे लिखते जाएंगे, इसको लिखते जाएंगे, प्रॉफिट लॉस जो है वो निकल आया कि भाई फाइनेंशियल से लॉस है। इसके बाद में फिर ये कहते हैं कॉस्टिंग के हिसाब से बनाओ, तो कॉस्टिंग के हिसाब से रॉ मटेरियल आ गया 5 लाख, 4,20,000 की लेबर आ गई, प्राइम कॉस्ट हो गई 9.2 लाख। इसके बाद में फैक्ट्री के ओवरहेड वेजेज का 60% है, तो वेजेज का 60% निकाल दीजिए, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग WIP जोड़िए, क्लोजिंग WIP माइनस करिए, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद में एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है, इस फैक्ट्री कॉस्ट का 20% निकालिए, एडमिन आ गया, ये आपके पास आ गया फैक्ट्री कॉस्ट का 20% एडमिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में जो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स 90 रुपये पर यूनिट से वैल्यूट करना है, तो 90 रुपये पर यूनिट से दिखाकर ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स। अब यहाँ पर एडमिन फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन से पहले लेने हैं या बाद में, इसका सिंपल सा तरीका होता है, एडमिन रिलेट किससे करें वो देखना होता है। फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेट किए हैं तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा फिनिश गुड्स का, फिर आएगा COGS। अगर COGS से लिंक होते एडमिन तो COGS के बाद आते, फैक्ट्री कॉस्ट के हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आ जाएंगे, तो एडमिन यहाँ पर रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई 6 रुपये पर यूनिट से, सॉरी 90 रुपये पर यूनिट से यहाँ पर। अब इसके बाद में हमारे पास हमें निकालना है कि आखिर कितनी यूनिट हमारी बनी और बिकी है, प्रोडक्शन और सेल। तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, तो सोल्ड है हमारे पास 14,250 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक में है 460 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक में थी 545, तो प्रोडक्शन आ जाएगा 14,250 प्लस 460 माइनस 545, 14,165 यूनिट आपकी बनी है। जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसे 14,165 से डिवाइड करेंगे, और क्लोजिंग यूनिट है 460, 460 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा, COGS आ गया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 6 रुपये पर यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी है आपकी 14,250, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 रुपये पर यूनिट से, तो सेलिंग ओवरहेड मेरे पास निकल कर आ जाएंगे, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल प्राइस मेरे पास है, बैलेंसिंग फिगर मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग निकल जाएगा। फिर बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन के अंदर हमारे पास में जितने भी ये आइटम हैं आपके जो कॉस्ट शीट में नहीं आए, पहले तो उन्हें समझ लीजिए। जैसे कि कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट और लॉस, सॉरी कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट नहीं आया तो जोड़ देंगे इनकम साइड का है, डिविडेंड पेड नहीं आया माइनस करो, बैड डेट नहीं आया माइनस करो, स्टोर एडजस्टमेंट माइनस करो, इनकम टैक्स माइनस करो। इसके बाद में जो भी ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है और अंडर रिकवर्ड है, ओवर रिकवर्ड वाले ओवरहेड्स को रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन बनवाए हाँ, जो भी ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है उन्हें जोड़ देंगे, और जो भी ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है उनको
माइनस कर देंगे, तो अंडर रिकवर्ड कोई है ही नहीं, सारे ओवर रिकवर्ड है। ओपनिंग स्टॉक ओवर है तो जुड़ जाएगा, अंडर है तो माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर है तो माइनस हो जाएगा, अंडर है तो ऐड हो जाएगा। दोनों का प्रॉफिट और लॉस मैच हो जाएगा। तो रिकॉन्सिलेशन तो सिंपल होता है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। इसके बाद में हमारे पास बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन बुक में पड़ा हुआ है। पीपीपी लिमिटेड करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, यहां दिया हुआ है ईयर 1, ये 80% कैपेसिटी है, 80,000 यूनिट है, ठीक है जी, ये करंट ईयर अभी इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, यानी इससे पिछला और इससे पिछला साल, पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बाई 10% ऑफ इट्स कैपेसिटी कंसिस्टेंटली। तो 10-10% बढ़ा था, यानी यहाँ पर 70% रहा होगा, यहाँ 60%। तो ये 60,000 यूनिट बनी होंगी, यहाँ 70,000 बनी होंगी। कह रहे हैं कॉस्ट डिटेल हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल और फिक्स हमें ढूंढने होते हैं, बड़ा सिंपल होता है। जैसे 12 लाख का खर्चा 60,000 यूनिट पर है, तो 70,000 पे कितना होगा चेक करो। 12 लाख का खर्चा 60 पे, तो 70 पे होगा 14 लाख। तो यहाँ पर 14 है, मैच कर गया, मैच कर गया, तो इसका मतलब खर्चा वेरिएबल है। ऐसी लेबर 6 से 7 हो गई, वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड 3,20,000 थे 60,000 यूनिट पर, तो 70 पर कितने होंगे, 3,73,000, ये मैच नहीं हुए तो सेमी वेरिएबल। सेलिंग ओवरहेड 3,40 थे 60 पर, तो 70 पर कितने होंगे, 3,96,000, मैच नहीं हुए तो सेमी वेरिएबल। और एडमिन ओवरहेड 61 61 61 लिखे तो ये फिक्स हो गए, ठीक है जी। कंपनी इज प्लानिंग फॉर 90% कैपेसिटी लेवल, अब हमें 90% का बजट बनाना है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, और ये हो गए वेरिएबल दोनों। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का जो हिस्सा है, वेरिएबल अलग फिक्स अलग आएगा। एडमिन ओवरहेड का वेरिएबल अलग फिक्स अलग आएगा, सॉरी सेलिंग का, और एडमिन ओवरहेड फिक्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ये इस तरह से चलेगा। क्वेश्चन ने कहा है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड रो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%, तो 10% मटेरियल की कॉस्ट जितनी भी आएगी उसमें 10% जोड़ देना। इसके बाद कह रहे हैं कि लेबर की कॉस्ट 20% बढ़ेगी, तो लेबर की जितनी भी कॉस्ट आएगी उसमें 20% और जोड़ देना। फिर बता रहे हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5, फिक्स फैक्ट्री 10, वेरिएबल सेलिंग 5-10, फिक्स सेलिंग 15, और एडमिन को 15% जोड़ देना। प्रॉफिट कॉस्ट पर 25% जोड़ना है, आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ऑल्सो एज सर्टेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपको बताना है तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस करके दिखा दो, फिर फिक्स। तो आपके पास आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जैसे आप ये बजट बनाएंगे एक ही बार में दोनों चीजें उसमें निकल आती हैं। ये एक मिनट, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने लिख ली सेल्स, इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड और सेलिंग का वेरिएबल ओवरहेड। तो मैं क्या करता हूँ, सेलिंग के वेरिएबल ओवरहेड को ऊपर ले जाता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन के बाद में मेरे को फिक्स्ड खर्चे माइनस करने हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वाले, सेलिंग ओवरहेड फिक्स वाले, और एडमिन ओवरहेड फिक्स वाले। और यहाँ पर मेरे पास में कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन ने किया हुआ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को सेल्स नहीं दी हुई, तो पहले तो हमें सेल निकालनी पड़ेगी। तो सेल निकालने के लिए आप क्या करो, सेल तो हमारे पास है नहीं, तो आप पहले सारे वेरिएबल खर्चों को जोड़ दो। ये सारे के सारे वेरिएबल खर्चे हमारे जुड़ गए, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जोड़ने के बाद में आप फिर सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दो। लो जी, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास ए प्लस बी। इसमें प्रॉफिट जोड़ो जो भी मांगा गया है, यहाँ पर सेल्स दिखाओ। और अब कंट्रीब्यूशन को आप क्या करोगे, अलग से यहाँ पर लिख दोगे, जिसके अंदर सेल में से जो वेरिएबल कॉस्ट वाली थी वो माइनस करके दिखा दोगे। ये तरीका है। अब मैं खैर आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल 12 लाख है 60 पर, तो 90 पर कितना होगा, 18 लाख। और मटेरियल की कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, 18 लाख में 10% जोड़ दो, ये हो गए 19,80,000 रुपए। फिर वेजेज, वेजेज है 6 7 8, तो 9 लाख रुपए हो जाएगी। और वेजेज 20% बढ़ानी है, तो 10,80,000 की हो गई वेजेज। अब फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड हमें देखने हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट्स।
तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कोई भी दो ले लीजिए, हमें 3 साल की जरूरत नहीं होती। यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपये बढ़े हैं 10,000 यूनिट पर। 20,000 रुपये बढ़े 10,000 यूनिट पर, तो 2 रुपये हो गए पर यूनिट वेरिएबल। ठीक है जी। अब यहां पर सेलिंग ओवरहेड 40,000 बढ़े हैं 10,000 यूनिट पर। 40 बढ़े 10,000 यूनिट पर, तो 4 रुपये पर यूनिट हो गए, वेरिएबल आ गया इनका। इसके बाद में इनका फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कोई भी एक लेवल ले लीजिए उस पर आ जाएगा। तो जैसे मैं इन सबका पहला लेवल ले लेता हूँ, 320 है टोटल कॉस्ट 60,000 यूनिट पर। इसमें से 60,000 यूनिट का वेरिएबल 2 रुपये के हिसाब से हटा दो, 2 लाख फिक्स हो गए। दूसरे वाले में है 340 टोटल कॉस्ट 60,000 यूनिट पर, उसका वेरिएबल हिस्सा हटा दो, तो वेरिएबल हिस्सा है इसका 2,40,000। 240 गए, 1 लाख रुपए आ गए। ठीक है जी। अब हमारे पास ये है 2 रुपये पर यूनिट, ये है 4 रुपये पर यूनिट। और जी क्वेश्चन ने बोला है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को 5% बढ़ा देना। तो 2 रुपये पर यूनिट से 90,000 यूनिट पर 180, 5% बढ़ा दिया, 1,89,000 हो गया। और 90,000 यूनिट पे 4 रुपये से है सेलिंग का वेरिएबल सेलिंग। वेरिएबल सेलिंग 10% बढ़ानी है, इसमें 10% जोड़ दो। लो जी 10% जोड़ दिया, 396 हो गया। ये मेरे पास आ गई 1980, 10,80,000, 1,89,000, 3,96,000, 36,45,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब फिक्स्ड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड की फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख, सेलिंग की 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड में 10% बढ़ाने हैं, तो 2 लाख में 10% बढ़ाए 220। सेलिंग के 1 लाख रुपए थे, सेलिंग में 15% बढ़ाने हैं, तो 1,15,000 हो गए। और एडमिन ओवरहेड फिक्स है 1,60,000 रुपये, उसका 15% बढ़ाना है। 1,60 का 15% बढ़ा दिया, 1,84 हो गया। ये जी अब 2,20,000, 1,15,000, 1,84,000, 5,19,000 ये आ गया हमारे पास। 3645, 5,19,000, 41,64,000 हो गया। प्रॉफिट कितना जोड़ना है? 25% ऑन टोटल कॉस्ट, 25% प्रॉफिट जोड़ दो इस पर, 10,41। और ये हो गया 52,05,000 सेल्स। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल में से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, 15,60,000 का कंट्रीब्यूशन हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास ये कहाँ गया, ये आ गया 15,60,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, ये पूरी कहानी वो वर्किंग नोट जो है वो सब आ गए। ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का है, वो आप लोग देख लेना। तो कोस्टिंग का MTP2 भी आज हमारा खत्म हो गया है। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं। और टेलीग्राम चैनल CA नमित अरोरा के नाम से, नमित अरोरा क्लासेज के नाम से आपको मिल जाएगा। एग्जाम टाइम है, टाइम बर्बादी कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई करिए, पेपर दिखाइए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।